एमडी कैट 2025 चाहे वो किसी भी प्रोविंस का हो और नम्स 2025 के लिए केमिस्ट्री का जितना भी आपको कंटेंट चाहिए, चाहे वो पास्ट पेपर एमसीक्यूज हो, चाहे वो लेक्चर्स हो या चाहे वो एमसीक्यू सीरीज हो, वो सब आपको बॉन्ड ब्रेकर्स केमिस्ट्री के इस यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। जो ऑनलाइन एकेडमीज आपको चार्ज करके कंटेंट देंगी वो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर कंटेंट दे रहे होंगे। तो टाइम ज़ाया किए बगैर अपना कॉपी पेन निकाल लें और आज हम अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक चीज ध्यान में रखिएगा, केमिकल इक्विलिब्रियम का जो चैप्टर है वो एमसीक्यूज के लिहाज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से थ्योरी के कम सवाल और एप्लीकेशन बेस्ड ज्यादा सवाल बनते हैं। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है और इससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। सबसे पहली चीज, केमिकल इक्विलिब्रियम एक स्टेज ऑफ रिएक्शन है या एक स्टेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है कि जिसमें क्या होता है कि आपके पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाए, इक्वल हो जाए किसके, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। अब अगर किसी को नहीं पता कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या होता है, तो वो ये देख ले कि फॉरवर्ड रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है कि जिसमें आपके पास रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं और रिवर्स रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसमें प्रोडक्ट्स वापस से रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो टू योर सरप्राइज हमारे पास जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, कौन से रिएक्शंस, रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, उसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट जो है आपके पास क्या होते हैं, इंटर कन्वर्टेबल हो जाते हैं। तो अब जरा ये देखिएगा कि ये आपके पास इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसको पढ़ते हुए हमें सारी स्टोरी समझ आ जाएगी। वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पहला कैरेक्टरिस्टिक डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब यह है कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अभी भी रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन यहां पर क्या है, रिएक्शन मिक्सचर जो है वो क्या हो गया है, कांस्टेंट हो गया। ये दो बातें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको समझा देता हूं। फर्ज करें कि यहां पर मेरे पास एक क्लासरूम है और मेरे पास एक क्रिकेट ग्राउंड है। टोटल मेरे पास क्लास में 30 बच्चे हैं और ग्राउंड में भी 30 बच्चे हैं। अब होता यह है कि हर 5 मिनट के बाद दो बच्चे क्लासरूम से ग्राउंड में चले जाते हैं और दो बच्चे ग्राउंड से क्लासरूम में आ जाते हैं। अब मेरी इस एग्जाम्पल को गौर से सुने। ये जो दो बच्चे क्लासरूम से ग्राउंड में जा रहे थे ये आपके पास थे रिएक्टेंट्स, और वो दो बच्चे जो आपके पास ग्राउंड से वापस आ रहे थे वो थे आपके पास प्रोडक्ट्स। अब मेरी बात गौर से सुने, अगर मेरे पास 4 रिएक्टेंट्स थे और मेरे पास 4 ही क्या थे, प्रोडक्ट्स थे, तो आपके पास दो रिएक्टेंट्स अगर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे थे तो दो प्रोडक्ट्स भी आपके पास रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे थे। यहां पर क्या हो रहा था कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स जो थी वो क्या हो रही थी, कांस्टेंट रह रही थी, क्योंकि आपके पास दो यहां से जाते थे तो ये भी 4 रहते थे और दो वहां से जाते थे तो ये भी 4 रहते थे। ठीक है, और क्योंकि रिएक्शन जो था वो ऑनगोइंग था, इसलिए जो है ये क्या है, डायनामिक कोई प्रोसेस हो रहा है, और डायनामिक क्या है, इक्विलिब्रियम हो रहा है। अब मेरी बात गौर से सुने, पॉइंट यहां पर क्या है, पॉइंट यहां पर यह है कि आपके पास जो रिएक्टेंट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं एक रिएक्शन ले लेता हूं, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। अब इस एग्जाम्पल को लिखकर हम इक्विलिब्रियम को समझेंगे, पहले हमने कुछ वैसे रैंडम एग्जाम्पल से समझा था। अब यहां पर अगर मैं लिखूं कि फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3।
और यहां पर रिवर्स रिएक्शन क्या होगा, वो होगा 2NH3 गिव्स N2 + 3H2। अब कहने का मकसद ये है कि जितना जो है अमोनिया बन रहा था, NH3 होता है अमोनिया, फॉर योर बैकग्राउंड नॉलेज, जितना अमोनिया बन रहा था उतना ही अमोनिया आपके पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बना रहा है उसी रेट से। रेट आपके पास क्या होता है, बेसिकली चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। कहने का मकसद वही है कि आपके पास जितना अमोनिया बन रहा था उतना ही अमोनिया से अब अमोनिया के रिएक्टेंट्स बन रहे हैं उसी रेट से। तो ये मेरे पास क्या हो गया कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब पॉइंट यहां पर ये है सारा का सारा कि जितने आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है उतना ही क्या है आपके पास रिवर्स रिएक्शन का रेट है। लेकिन यहां पर हो क्या गया, एक और पॉइंट जो मैंने पहले भी समझाया था दोबारा समझा देता हूं। कंसंट्रेशन ऑफ NH3 भी क्या है, कांस्टेंट है, और कंसंट्रेशन ऑफ N2 और 3H2 भी क्या है, यहां पर कांस्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट बात की तरफ जाते हैं। तो मैंने एक टर्म यूज की थी स्टार्ट में कि ये क्या होता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब यह है कि आपके पास इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है, इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। ठीक है, इक्विलिब्रियम अचीव्ड हो गया है, लेकिन यहां पर क्या है, रिएक्शन इज ऑनगोइंग। मतलब रिएक्शन जो है वो चल रहा है। दो बच्चे क्लासरूम से ग्राउंड में जा रहे हैं और दो ही बच्चे ग्राउंड से क्लासरूम में आ रहे हैं। एक और टाइप का आपके पास इक्विलिब्रियम भी होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, जिसमें इक्विलिब्रियम तो आ जाता है लेकिन उसके साथ क्या होता है, रिएक्शन क्या हो जाता है, सीज हो जाता है। ठीक है, तो ये दो बातें भी आपको पता होनी चाहिए थी। अब नेक्स्ट जो पॉइंट हमने डिस्कस करना है वो ये है, लोगों के दिमाग में ये मिसकंसेप्शन होती है कि इक्विलिब्रियम का मतलब है कि दोनों की कंसेंट्रेशंस इक्वल हो गई है। ऐसा नहीं होता। होता यह है कि आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इक्वल हो जाता है। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि इक्विलिब्रियम जो है वो तीन सिचुएशंस में एस्टैब्लिश हो सकता है। पहली सिचुएशन ये है कि आपके पास कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टर और कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इक्वल हो गई है। पहली सिचुएशन ये है। और अगर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया तो आपके पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन हो गया। दूसरी कंडीशन ये है कि आपके पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट, लेकिन आपके पास क्या हो गया, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के इक्वल है। तीसरी कंडीशन ये है कि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है प्रोडक्ट से, लेकिन फिर भी इक्विलिब्रियम तब एस्टैब्लिश होगा जब आपके पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की इक्वल हो। तो कहने का मकसद ये है कि ये कोई बात नहीं है कि आपके पास जरूरी नहीं है कि आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो इक्वल हो। अब फॉर एग्जांपल मैं इसी चीज को एक ग्राफ से शो करता हूं। ग्राफ क्या कहता है, ग्राफ आपके पास कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ है। ठीक है, क्या है, कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ है। तो आपके पास ये अगर मैं कहूं कि ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है और ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है Cp और Cr, यहां पर ये है कि Cp इज ग्रेटर देन Cr। अब हम रेट टाइम ग्राफ बनाते हैं। रेट टाइम ग्राफ बनाते हैं तो यहां पर क्या होगा, यहां पर ये होगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये क्या है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। ये आपके पास सेम टाइम फ्रेम में चीजें हो रही हैं। ठीक है, तो आपको ये बात समझनी है कि ये इक्विलिब्रियम डील्स विद रेट ऑफ रिएक्शन रादर देन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट हो जाती है, जैसे कि दो बच्चे ग्राउंड में आ रहे थे, दो बच्चे क्लास में जा रहे थे। बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट को आपने यूज करके इस बात को समझना है और इस बात को आपने पल्लू से बांध लेना है कि कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट होती है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है फॉरवर्ड और रिवर्स का इक्वल हो जाता है इक्विलिब्रियम में।
अब कि आपके पास कुछ ना कुछ कंडीशंस होंगी जिसमें आपका जो है वो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। कंडीशन नंबर 1 क्या है? आपके पास रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल होना चाहिए। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है? ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट जो है वो क्या हो, इंटरकन्वर्टेबल हो, क्योंकि दोनों जो है आपके पास रिएक्टिव होते हैं। ये बात हमने डिस्कस कर ली है। दूसरी कंडीशन ये है कि सिस्टम जो है वो क्या होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए। ठीक है, तीसरी कंडीशन जो है वो आपके पास ये है कि मस्ट नॉट बी डिस्टर्ब्ड बाय एक्सटर्नल कंडीशंस such as pressure, temperature, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स। क्योंकि अगर वो आपके पास डिस्टर्ब होगा तो वो हम ली शैटलियर प्रिंसिपल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे हम ये बात कर लेते हैं, जो आपके पास स्टूडेंट लर्निंग आउटकम भी है एमडी कैट का, वो है लॉ ऑफ मास एक्शन। ये लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? ये आप 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, आपने एफएससी में भी पढ़ा, 10th क्लास में भी पढ़ा। लॉ ऑफ मास एक्शन बेसिकली सादा अल्फाज में कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to active masses of reactants. अगर मैं इसकी पूरी डेफिनेशन लिखूं तो वही हो जाएगा कि रेट एट विच substance react is directly proportional to the active masses and the rate of the reaction is proportional to the product of active masses of the reactant substances. बस कहने का मकसद यही है कि आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट्स। ठीक है, आप पूरी स्टेटमेंट बेशक याद कर लें, लेकिन उसका मतलब जो है वो सारा का सारा यही है। ठीक है, अब इस बात को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं? आप 2 सेकंड के लिए कंसिडर करें कि मेरे पास एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है। ठीक है, हाइपोथेटिकल रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट ए जो है वो रिएक्टेंट बी के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट सी और डी बना रहा है। ठीक है, अब हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल होगा, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? ए की कंसंट्रेशन के और बी की कंसंट्रेशन के। और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन मेरे पास किसके प्रोपोर्शनल होगा? कंसंट्रेशन ऑफ सी के और कंसंट्रेशन ऑफ डी के। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटा देता हूं, तो मेरे पास एक कांस्टेंट आ जाएगा के एफ ए और बी, और आर आर इक्वल टू के आर सी और डी। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम में क्या हो रहा है? एट इक्विलिब्रियम, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं आपको दोबारा बता देता हूं, एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, तो आपके पास यहां पर हम वो वैल्यूज डाल देंगे जो पीछे हमने की थी, के एफ ए बी इक्वल टू के आर सी और डी। ठीक है, अब आपके पास आते थे के एफ बाई के आर इक्वल टू सी डी डिवाइड बाई ए और बी। अब आपके पास ये जो के एफ बाई के आर है ना, क्या है जी? रेशो ऑफ फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट एंड रिवर्स रेट कांस्टेंट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एक नई चीज आ गई है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो अब हम लिख सकते हैं कि यहां पर है के सी इक्वल टू के एफ बाई के आर इक्वल टू सी डी ए बी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? तो आपके पास ये क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। ठीक है, अगर किसी को समझ नहीं आई है तो यार ये बहुत बेसिक बात है, ये हम 10th क्लास से करते आ रहे हैं, इसलिए मैंने इसको इतना समझाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को ये समझ आ रहा होगा।
सही है। अब यहां पर एक जो इंपॉर्टेंट चीज आपने पढ़नी है ना, वो जो एमडी कैट के लिहाज से पहली चीज है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है यूनिट्स ऑफ केसी। ठीक है, ये भी हालांकि हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इसको कर लेते हैं। आपको पता है कि कंसंट्रेशन जो है वो क्या होता है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब होता है ना, एन बाई वी इक्वल्स टू मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। तो जहां भी आपको कंसंट्रेशन के ब्रैकेट्स नजर आएंगे ना, आपने उन ब्रैकेट्स को मोल पर डेसीमीटर क्यूब से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, अब जैसा कि मेरे पास एक रिएक्शन है, ये रिएक्शन जो है पास्ट पेपर का सवाल है, मैं आपको वैसे ही करा देता हूँ। PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2। ठीक है, गैस गैस गैस। अब यहां पर देखो, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन देखो, प्रोडक्ट्स आपने ऊपर लिखने होते हैं और रिएक्टेंट्स आपने नीचे लिखने होते हैं। KC इक्वल्स टू PCl3 Cl2 डिवाइडेड बाय PCl5। अब आप यहां से ब्रैकेट हटाओ और इसका इक्विलिब्रियम कांस्ट, आप इसकी यूनिट्स लिखो, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, एक दफा ब्रैकेट हटाया स्क्वायर, अब दूसरी दफा हटाएंगे, मोल पर डेसीमीटर क्यूब डिवाइड बाय मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये वाला इससे कट गया तो इसका यूनिट आ जाएगा आपके पास मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अगर आपको ये समझ नहीं आई लिखना बनाना, तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, बहुत फेमस है, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। वही अभी मैंने आपको जो बताया था, हेबल्स लॉसेस अमोनिया फॉर्मेशन। यूनिट्स ऑफ केसी क्या होंगे, सबसे पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिख देते हैं, ऊपर हमने लिखना है क्या चीज, प्रोडक्ट्स। अच्छा, जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो कोफिशिएंट्स है ना, ये इनकी पावर बन जाएगी। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, ये मैंने शायद नहीं बताई थी। ठीक है, फिर H2 3 और फिर N2, मतलब कहने का मकसद ये है कि ये इधर पावर बन गई और ये H जो है वो इधर पावर बन गई। अब इसकी यूनिट्स लिखो, यूनिट्स तो हो जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब स्क्वायर डिवाइड बाय मोल पर डेसीमीटर क्यूब क्यूब मल्टीप्लाई बाय मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो इससे कैंसिल हो जाएगा और ये एक रह जाएगा। इसका केसी का यूनिट आ जाएगा 1 डिवाइड बाय मोल पर डेसीमीटर क्यूब होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास इसका आ जाएगा यूनिट। ठीक है, अगर अभी भी किसी को समझ नहीं आया तो मैं एक और बड़ा फेमस सवाल है उसकी यूनिट्स निकाल के दिखा देता हूं। वो सवाल है जी, H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। ठीक है, ये बड़ा फेमस सवाल है। तो सबसे पहले आप इसका केसी लिखेंगे तो आ जाएगा HI, जो प्रोडक्ट होगा आपने ऊपर लिख देना है न्यूमिनेटर में, स्क्वायर आपने यहाँ पर जो इधर इसका कोफिशिएंट होगा उसकी पावर बना देनी है। अब आ जाएगा नीचे H2 और यहाँ पर आ जाएगा I2। ठीक है, फिर आपने यहाँ पर यूनिट्स की हेडिंग देनी है, खैर आपने रफ वर्क में तो नहीं देंगे, वैसे अगर क्वेश्चन सॉल्व करें तो यूनिट हो जाएगा KC इक्वल्स टू मोल पर डेसीमीटर क्यूब स्क्वायर डिवाइड बाय मोल पर डेसीमीटर क्यूब मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो आप इसको कैंसिल कर दें, इसको इसे कैंसिल कर दें, तो इसका केसी के 9 यूनिट्स। ठीक है, अब मैं आपको ट्रिक बताने लगा हूं। आप इतनी लंबी कैलकुलेशन हर दफा तो करेंगे नहीं, तो इसकी एक ट्रिक बता देता हूं। ट्रिक ये है कि आपके पास रिएक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, रिएक्शन यहां पर लिखा हुआ है, जब भी रिएक्शन में आपके पास क्या हो, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट जो है वो आपके पास क्या हो, सॉरी मेरा इशू हो गया कोई, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या हो आपके पास, इक्वल हो, तो आपके पास क्या होगा, 9 यूनिट्स। जैसे कि इस एग्जांपल में था H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। ठीक है, अगर आपके पास रिएक्टेंट ज्यादा है प्रोडक्ट से, तो आप पहले तो ऐसा करें कि नंबर ऑफ मोल्स माइनस कर दें। क्या कर दें, नंबर ऑफ मोल्स माइनस कर दें। जैसे कि है
आपके पास N2 plus 3H2 gives 2NH3। अब यहां पर ऐड करें कितने, 3 + 1 = 4 और यहां पर कितने हैं 2, ये माइनस कर दिए, 4 - 2 = 2, 2 आ गए। फिर आप क्या करें, फिर आप ऐसा करें कि अगर तो रिएक्टेंट ज्यादा है प्रोडक्ट से तो ये न्यूमिनेटर में ही मोल पर डेसीमीटर क्यूब स्क्वायर कर दें, ठीक है। अगर तो आपके पास प्रोडक्ट ज्यादा है रिएक्टेंट से तो इसी तरह माइनस करके 1/मोल पर डेसीमीटर क्यूब जो जो भी आपने माइनस करने के बाद पावर आई है उसको लिख दें। इससे आपका जो 5 मिनट लगेंगे क्वेश्चन में वो 2-3 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये हमने कर लिया यूनिट्स ऑफ केसी। तो लेक्चर लंबा ना हो इसलिए हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं और अगले लेक्चर में जो है वो बाकी के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और थ्योरी को क्वेश्चंस के साथ साथ एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।